हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लुआन सिटी के अंदर कोई अमीरज़ादा अपनी अमीरी का रौफ छाड़ते हुए आम जनता को लूट रहा था। हमेशा ही अपनी मन मर्जी चलाता था। वो काफ़ी सारे क्राइम में भी इन्वॉल्व था, मगर नए जनरल हेलियन सेंग के आते ही वो एक ही दिन में पकड़ा गया। इतना ही नहीं, हेलियन ने आते ही लुआन सिटी में खुलेआम घूम रहे 20 डाकुओं को भी पकड़ लिया था। अभी वो इन 20 डाकुओं को पकड़ने में थोड़ा जख्मी हो गया था कि उसके पास उसका बॉडीगार्ड ली आकर बताता है कि लुशेंग बिल्डिंग में भ्रष्टाचारी चल रही है और ही फैमिली के मोलिन का नाम इसमें सामने आया है। हेलियन कहता है कि अगर हमारे पास पुरते सबूत है तो जाकर मोलिन को अरेस्ट कर लो। आखिर में मैं पिछले 5 सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। ली पूछता है कि और मोलिन की बेटी अनरन, हम उसका क्या करें? कि वो कहता है कि जाकर उसे बताओ कि अगर उसे अपना फादर जिंदा और सही सलामत चाहिए तो उसे मुझसे शादी करनी होगी। फिर हम अनरन को देखते हैं जो कि अपने भाई ही सेंग की तस्वीर बना रही थी कि तभी ही उसके पास नौकरानी आकर बताती है कि तुम्हारे फादर को नए जनरल ने पकड़ लिया है, अभी वो जेल के अंदर है और उन्होंने कहा कि अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे शादी करनी होगी। यहाँ पर हेलियन कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि वो अपने फादर को बचाने के लिए मुझसे शादी करने से मना नहीं करेगी। अभी उसके हाथ में अनरन और उसकी तस्वीर थी। वहीं पर अनरन ने ही सेंग की जो पेंटिंग बनाई थी, वो लड़का दिखने में बिल्कुल हेलियन जैसा था। वो कहती है कि ही सेंग, आखिर में तुम 5 सालों से कहाँ गायब हो गए? अगले दिन जब उसकी शादी होने जा रही थी तब भी वो हीसेंग के ही बारे में सोच रही थी कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया, इसी वजह से शायद आज मेरी शादी इस तरह से होने जा रही है। तभी ही वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स के साथ हेलियन आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो कहती है कि हीसेंग, क्या ये तुम हो? क्या तुम ही लुआन सिटी के नए जनरल हो? इस पर वो कहता है कि मेरी सौतेली बहन, लगता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई या फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें अभी भी वो अमीरज़ादा चू पसंद है? पर माफ करना, अब तो वो नहीं रहा, अब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। अनरन कहती है कि देखो हीसेंग, हम तो भाई बहन हैं, हम इस तरह से शादी कैसे कर सकते हैं? ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, इसलिए शायद तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। चलो अब तुम हमारे फादर को जेल से रिहा कर दो। कि वो कहता है कि उस आदमी की वजह से मेरी माँ मरी, तो मैं भला उसे जाने कैसे दे सकता हूँ। अनरन कहती है कि पुलिस ये बात कंफर्म कर चुकी है कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की, मेरे फादर का उसमें कोई हाथ नहीं। हेलियन कहता है कि सौतेली बहन, तुम पर तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो हमारी शादी के विटनेस बनेंगे। पूरे लुआन सिटी को पता लगना चाहिए कि आज मैंने अपनी ही सौतेली बहन से शादी की। यहाँ पर जो हेलियन और अनरन है, उन दोनों के फादर एक थे, मगर उन दोनों की माँ अलग अलग थी, जिस वजह से ये दोनों सौतेले भाई बहन हुए। फिर हमें लुशेंग बिल्डिंग को दिखाया जाता है। ये मास्टर युतांग है इस बिल्डिंग का मालिक। उसके किसी बंदे ने उसे धोखा दिया था कि ये उसे काफी बेरहमी से मार देता है। तभी ही उसकी बॉडीगार्ड रोंगिन आकर उसे बताती है कि ही फैमिली में आज सौतेले भाई बहन शादी करने वाले हैं। ऐसा लुआन सिटी में पहली बार होने जा रहा है। ये सुनकर वो कहता है कि हेलियन सेंग, 5 साल के बाद तुमने यहाँ आकर उसे शादी कर ही ली। यानी कि मास्टर युतांग हेलियन सेंग को पहले से ही जानता है। आगे इन दोनों की शादी हो जाती है। वो कहती है कि शादी पूरी हुई, अब चलो फादर को जाने दो। कि वो कहता है कि हनी, आज तो हमारी सुहाग रात है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जहन्नुम की सैर करना किसे कहते हैं। आगे वो अनरन को अपने घर लेकर आ गया था, जहाँ पर वो उसे कह रही थी कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, देखो हम दोनों भाई बहन हैं। वो कहता है कि हीसेंग तुम्हारा भाई था, हेलियन सेंग नहीं। पास्ट में तुमने उस अमीरज़ादे चू की वजह से मुझे छोड़ा था, शादी से भाग गई थी और अभी अपने फादर को बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। आखिर में तुम किस टाइप की लड़की हो?
हो। वो उसे कुछ समझाना चाहती थी मगर ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा था और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है कि ये कहती है कि रुक जाओ वरना मैं खुद को मार दूंगी। ये सुनकर वो उससे दूर हट जाता है एंड कहता है कि ये तुम्हारी ही फैमिली नहीं मेरा घर है, यहाँ पर तुम मेरी परमिशन के बगैर खुद को हर्ट भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुमने सभी के सामने तमाशा खड़ा करके मुझसे शादी की इसीलिए क्योंकि तुम मुझे सभी के सामने बदनाम करना चाहते थे। कि वो कहता है कि पहले तुम्हारी ही फैमिली ने मेरी माँ की बेइज्जती की, उसके बाद शादी वाले दिन ही तुम घर छोड़कर उस जू के साथ भाग गई जिस वजह से मेरी बेइज्जती हुई। तुम्हें क्या लगता है कि इन 5 सालों के बाद मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मुझे ही फैमिली की सारी जायदाद चाहिए और मुझे तुम भी चाहिए। कि वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ही फैमिली की सारी जायदाद दे दूंगी पर बदले में तुम्हें फादर को जाने देना होगा। उसके बाद मैं और फादर लुआन सिटी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और दोबारा यहाँ पर कदम नहीं रखेंगे और ना ही तुम्हें परेशान करेंगे। कि वो कहता है कि लगता है कि तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे ही फैमिली की सारी जायदाद चाहिए और मुझे तुम भी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ इतना गलत करने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है कि तुम मुझे छोड़कर किस तरह से उस अमीरजादे जू के साथ घर छोड़कर भाग गई थी ताकि तुम उसे शादी कर सको। अगले सीन में मास्टर यूतंग उसे कॉल करके कह रहा था कि तुमने तो लुआन सिटी में आते ही तहलका मचा दिया, एक के बाद एक ढेर सारे चोर, डाकू और गुनहगारों को पकड़ लिया, उनमें से मेरे भी कुछ बंदे थे। अगर तुम कहो तो हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, इससे हम दोनों का फायदा होगा। हेलियन उसे मना कर देता है कि मैं भला तुझ जैसे गद्दार के साथ काम क्यों करूँगा। कि वो कहता है कि फिर तुम मेरे गिफ्ट का इंतजार करना। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है जहाँ पर उसने आंड्रान को घुटनों के बल बैठने की सजा दी थी। आंड्रान सोच रही थी कि लगता है कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। 5 साल पहले मैंने इसे जो भी बातें बोली थी तो इस वजह से ये अब मुझसे नफरत करने लगा है। वहीं हेलियन सोच रहा था कि वो पास्ट में आंड्रान को काफ़ी पसंद करता था, इतना ज़्यादा कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी ही वो देखता है कि ये ठंड में बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ रही है एंड जैसे ही बेहोश होने वाली थी कि ये वहाँ पर आकर उसे उठाकर अंदर लेकर आता है, जहाँ वो कहता है कि तुम मेरे नहाने का पानी तैयार करो। कि वो देखकर कहती है कि पर पानी तो ऑलरेडी तैयार है। वो कहता है कि तुम मेरे कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। कि वो ये डरते हुए कर रही थी। हेलियन कहता है कि तुम्हारे हाथ तो काफ़ी ठंडे हैं, मुझे डर है कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। अब तुम्हारी वजह से मैंने नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, पानी अभी भी गर्म है तो तुम ही नहा लो, ये मेरा ऑर्डर है। इतना कहकर वो बाहर आकर किसी सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से मैडम के लिए जिंजर टी बनाओ क्योंकि उसे कोल्ड हो गया है। यानी कि यहाँ पर वो उसे परेशान भी कर रहा था और साथ ही साथ में उसकी परवाह भी कर रहा था। तभी ही वहाँ पर बॉडीगार्ड ली आकर उसे बताता है कि लूशेंग बिल्डिंग में हमारा जो एजेंट जासूसी करने गया था अब वो मारा जा चुका है और उसकी लाश को चौराहे पर लटकाया गया है। हेलियन कहता है कि अच्छा तो मास्टर यूतंग इसी गिफ्ट की बात कर रहा था। वो खुद जाकर उसकी लाश को देखता है एंड कहता है कि मास्टर यूतंग ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज है, इसे पकड़ने में सचमुच में पसीने छूटने वाले हैं। अगले सीन में वो आंड्रान को जेल के अंदर लेकर गया था जहां पर कैदियों को अभी मार पड़ रही थी और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा डर जाती है। वो कहता है कि तुम्हारा बाप मोलिन, हम लोग उसे भी इसी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं। कि वो कहती है कि हमने पूरी जेल का चक्कर काट लिया मगर मेरे फादर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बताओ तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है। हेलियन खुद ये बात नहीं जानता था। वो सोचता है कि हमने उसे जेल में तो रखा था, फिर वो कहाँ चले गए। वो उसे एक कन्फेशन लेटर देते हुए कहता है कि जल्दी से इसमें साइन करो वरना मुझे तुम्हारे फादर को सेंट्रल जेल भेजना होगा। उस कन्फेशन लेटर में ये लिखा था
कि मोलिन ने सारे गुनाह किए हैं और आम जनता के पैसे खा लिए हैं। वो कहती है कि वो तुम्हारे भी फादर थे, तो तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हेलियन कहता है कि वो मेरा फादर नहीं था, वो बस मेरी माँ का पति था, उसकी वजह से ही मेरी माँ मरी। आंड्रान दोबारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी, मेरे फादर का इसमें कोई लेना देना नहीं। कि वो कहता है कि जल्दी से इसमें साइन करो वरना मुझे उसे सेंट्रल जेल भेजना होगा, जहाँ पर उनको यहाँ से ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। वो कहती है कि मैं तुम्हें ही फैमिली की सारी जायदाद और हमारी सोने की खदान का नक्शा भी दे दूंगी, फिर तुम मुझे और मेरे फादर को जाने दोगे। कि वो कहता है कि नहीं, मुझे दोनों चाहिए, सोने की खदान का नक्शा और तुम भी। मैं तुम्हें जिंदगी भर तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो अपना अंगूठा उस कन्फेशन लेटर में लगा देती है। हेलियन सोचता है कि माफ करना, मैं तुम्हें इसी तरह से अपने पास रख सकता हूँ। जब वो बाहर जाती है कि स्नोफॉल हो रहा था, वो कहती है कि आज 5 सालों के बाद फिर से लुआन सिटी में बर्फ पड़ रही है। हेलियन इसे देखकर पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर 5 साल पहले एक दिन ऐसे ही स्नोफॉल हो रहा था और ही फैमिली के कुछ लोग उसे और उसकी माँ को मार रहे थे। वो लोग कहते हैं कि पक्का इस बदचलन औरत ने मोलिन को फंसाया होगा, जिस वजह से उनका ये नाजायज बेटा पैदा हो गया। अब ये गरीब भिखारन औरत अपनी इस नाजायज औलाद को लेकर हमारे यहाँ जायदाद में हिस्सा मांगने आई है। तभी ही आंड्रान वहाँ से गुजर रही थी। वो ये चीज़ देखकर जल्दी से हेलियन को वहाँ बचाने आती है। वो इन लोगों से कहती है कि ये मेरा भाई है और आगे से तुम लोगों ने इसकी बेइज्जती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे बारे में अपने फादर से शिकायत करूंगी। आंड्रान ही फैमिली की वारिस थी, इसलिए ही फैमिली में सभी लोग उसे काफ़ी डरते थे। वो उसकी धमकी सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। ये इन लोगों की पहली मुलाकात थी। वो उसे काफ़ी प्यार से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना। वो अभी ये सब कुछ याद कर रहा था कि तभी ही ली उसके पास आता है। वो कहता है कि मास्टर युतांग ने हमारे एजेंट को मारकर मुझे खुलेआम धमकी दी है। उसने ये छताने की कोशिश की है कि लुआन सिटी में मेरा राज चलता है, मैं तो खुलेआम गुनाह करूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ली पूछता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। कि हेलियन बताता है कि लूशेंग बिल्डिंग में जाकर हमें उसे पकड़ना चाहिए। अगले सीन में वो लोग लूशेंग बिल्डिंग में आ गए थे, जहाँ पर ओपेरा शो चल रहा था। ढेर सारे अमीर लोग इसे देखने आए थे। हेलियन ली से कहता है कि जाकर इस पूरी बिल्डिंग को छान मारो कि वो बंदा कहाँ पर छुपकर बैठा है। उसके बाद वो वहीं पर बैठकर इस शो को देखने लगता है। जब इस एक्टर का ध्यान उसके ऊपर जाता है कि वो उसे देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। तभी ही एक नशेड़ी बंदा स्टेज पर चढ़कर इस एक्टर को छेड़ने लगता है कि चलो मैं तुम्हें महंगी ड्रिंक पिलाता हूँ, उसके बाद हम पूरी रात मजे करेंगे। तभी ही हेलियन आकर उस बंदे को साइड में धक्का देकर उस एक्टर की मदद करता है। वो एक्टर उसे काफ़ी करीब से देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मानो जैसे वो उसे देखकर रो ही पड़ता। हेलियन भी ये बात नोटिस करता है, मगर वो ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि मास्टर युतांग है। अभी वो उस छेड़ने वाले बंदे से कह रहा था कि तेरी वजह से मेरी उसके सामने बेइज्जती हो गई। उसे लगा कि मैं किसी भी काम का नहीं, तुझे मुझे ड्रिंक पिलाकर मज़े करने थे ना, तो चल मैं तुझे मज़े कराता हूँ। इतना कहकर वो ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाता है एंड उसके बाद चाकू से उसे मार देता है। जब हेलियन घर वापस आता है कि आंड्रान उसका इंतज़ार करते हुए सोफे पर ही सो गई थी। वो समझ गया था कि इसको अपने फादर के ही बारे में मुझसे कुछ पूछना होगा। वो ली से कहता है कि मोलिन अचानक से जेल से गायब कैसे हो गया। तुम जेल में काम करने वाले सभी लोगों की तलाशी लो एंड जितने भी लोग हमसे वफादार ना हो उन सभी को तुम निकाल दो। फिर वो आंड्रान को उठाकर अंदर लेकर जा रहा था कि ली कहता है कि आप तो मैडम की कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये ठंड में सिकुड़कर इतनी जल्दी मर जाए, अभी तो मैंने इसे ठीक से परेशान किया भी नहीं। अगले दिन वो जाओ सिचिन से मिलने गया था, जो कि लुआन सिटी का चीफ कमांडर था और हेलियन का एडॉप्टिव फादर भी। वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि इस रिंग का क्या मतलब है।
ये रिंग उस बंदे को दी जाती है जो देश के साथ वफादार हो, जिसने लोगों के लिए कुछ अच्छा किया हो। मेरी कोई वाइफ नहीं और ना ही मेरा कोई बच्चा है। मैंने तुम्हें अडॉप्ट इसीलिए किया था क्योंकि मुझे तुम में कोई बात नजर आई। जब तुम इतने काबिल हो जाओगे तब मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी ये रिंग दे दूंगा। हेलियन ये सुनकर खुश हो जाता है कि ज़ाओ सिचिन कहता है कि अभी तुम ही फैमिली की सोने की खदान को ढूंढकर उसे अपने नाम कर दो, उसके बाद तुम आनरान को डिवोर्स दे देना। उस लड़की के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। कि वो कहता है कि फादर, आप ही ने ही मुझे सिखाया था कि दुश्मनों को मेंटली वीक कर देना चाहिए। मैं आनरान को टॉर्चर करके मोलिन के साथ ऐसा ही करने वाला हूँ। ज़ाओ सिचिन ये सुनकर थोड़ा खुश होता है एंड कहता है कि ठीक है, मगर ये सब कुछ करने के चक्कर में कहीं तुम उसे सचमुच में प्यार मत कर बैठना। तुम ये बात कभी भी मत भूलना कि तुम्हारी माँ कैसे मरी। हेलियन के जाने के बाद ज़ाओ सिचिन किसी चर्च में जाकर मोलिन को टॉर्चर कर रहा था, यानी कि इसी ने ही मोलिन को जेल से निकालकर यहाँ चर्च में लाया। अभी वो उसके जख्मों पर नमक छिड़क कर कह रहा था कि जल्दी से बताओ कि सोने की खदान का नक्शा कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें और भी ज्यादा सजा दूंगा। मोलिन कहता है कि तुम चाहे मुझे कितना भी मारो, मगर मैं तो कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सुनकर ज़ाओ सिचिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी अब हमारे कब्जे में है, मेरे बेटे ने उसे शादी कर ली है। ये सुनकर मोलिन को अच्छा नहीं लगता कि वो दोनों तो भाई बहन थे, फिर वो उसे शादी कैसे कर सकता है। वहीं पर आनरान सोने की खदान का नक्शा ढूंढ रही थी कि फादर ने उसे यहीं कहीं छुपाया होगा, मगर वो उसे नहीं मिलता। आज तेज तूफान के साथ बारिश गिर रही थी। हेलियन अपनी माँ को काफी मिस कर रहा था और तभी ही उसे सिर में तेज दर्द होने लगता है। ली उसके लिए दवाई लेकर आया था कि जल्दी से आप इसे पी लीजिए, वरना आपको और भी ज्यादा दर्द होगा। कि वो उसे मारकर भगा देता है। अभी वो अकेला रहना चाहता था। वो याद करता है कि उसकी माँ जब मरी थी तो इसी तरह से तेज तूफान के साथ बारिश गिर रही थी। कुछ सर्वेंट आपस में ही बातें करते हैं कि जरा देखो तो इस गरीब से भिखारी लड़के को, ये हमारी आनरान से शादी करने के सपने देख रहा था। इसको तो अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। अभी उसे ये सारी बुरी यादें काफी तकलीफ दे रही थी। वो कहता है कि आनरान, तुमने मुझे मेरे इतने ज्यादा बुरे वक्त में क्यों छोड़ दिया। वहीं आनरान के पास कोई सर्वेंट आकर उसे बताती है कि हेलियन को जब भी ऐसे तूफान आता है तब सिर में तेज दर्द होता है और वो इस दिन किसी से भी नहीं मिलता। अभी आनरान के हाथ में चू का लेटर था क्योंकि वो इतने सालों के बाद एब्रॉड से चाइना वापस आ रहा था। तभी ही अचानक से हेलियन वहां आकर उसे वो लेटर छीनकर कहता है कि क्या तुम अभी भी चू को पसंद करती हो? देखो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तो तुम्हें किसी दूसरे आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतना कहकर वो उसे किस करने की जैसे ही कोशिश करता कि वो उसे दूर भाग रही थी। वो कहता है कि तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दे रही, इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारा लवर चू नहीं। वो उसे एक चाटा मार देती है कि वो कहता है कि अब मैं कोई गरीब सा डरपोक सा लड़का नहीं रहा जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के साथ मैच ना हो सके। अब मैं इस सिटी का जनरल हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे फादर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फादर का नाम सुनकर वो शांत हो गई थी और ये दोबारा उसे किस करने लगता है। फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर मोलिन ने आनरान की शादी चू से तय कर दी थी। चू कह रहा था कि मैं आपकी बेटी का काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। कि तभी ही वहाँ पर हेलियन आकर कहता है कि आपने पहले मेरी माँ को मार दिया, अब आप मुझसे आनरान को भी छीन रहे हैं। कि वो उसे चाटा मार कर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, उसने अपनी जान खुद से ली है। और जहाँ तक आनरान की बात है तो तुम उसके भाई हो, तुम उसे शादी नहीं कर सकते और ना ही उसे पसंद कर सकते हो। हेलियन फिर भी उसे मना कर रहा था कि प्लीज तुम उसके साथ शादी मत करो। कि मोलिन उसे पकड़वाकर उसे कोड़े मरवाता है एंड कहता है कि ही सेंग, तुम हमारी फैमिली में एक कलंक हो, तुम जैसों को तो जिंदा रखना ही नहीं चाहिए। यानी कि इन्होंने पहले किसी गरीब लड़की के साथ रात गुजारी एंड जब सालों के बाद उसका बेटा अपना हक मांगने घर आया तो ये उसे गरीब गवार जैसी गालियां देकर मार रहे हैं। हेलियन ये सब कुछ याद करके उसे कहता है
कि तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ जो किया मैं बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर अनरान चू के साथ आई थी और वो उसे कह रहा था कि प्लीज़ तुम उसके साथ शादी मत करो, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अनरान कहती है कि भला मैं तुम जैसे गरीब लड़के को क्यों पसंद करूंगी, तुम मेरे लिए बस एक टाइम पास थे, अब मेरा मन तुमसे भर चुका है। इतना कहकर वो हेलियन के दिए हुए नेकलेस को फेंक कर कहती है कि इस 2 रुपये के नेकलेस को मैंने इतने दिनों से क्यों पहन कर रखा था, इसको पहनकर मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। चू कहता है कि हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है, तो आगे से तुम हमें परेशान मत करना और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर हेलियन बस रोता रह जाता है। अभी उसे काफ़ी बिट्रेयल फील हो रहा था। वैसे ये हेलियन का पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर हमें अनरन की तरफ से कहानी दिखाई जाती है। मोलिन को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ही सेंग उसका भाई होने के बावजूद भी उसके प्यार में पड़ गया, इसीलिए वो उसकी जान लेना चाहता था। मगर अनरन ने उसे रोका कि प्लीज़ फादर आप उसके साथ ऐसा मत करिए, अगर आपने उसे जिंदा जाने दिया तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। फिर उसने चू के साथ मिलकर हेलियन से जानबूझकर इतनी ज़्यादा कड़वी बातें की ताकि हेलियन उसे नफरत करने लगे और उसे छोड़कर चला जाए। यहाँ पर अनरन ने खुद को बुरा साबित करते हुए हेलियन की जान बचाई थी। अभी हेलियन वहाँ से चला गया था। वो सोचती है कि ही सेंग मैं तो शुरुआत से ही तुमसे शादी करना चाहती थी, मैंने चू को कभी भी पसंद नहीं किया। वहीं पर ये बंदा इतनी रात गए पतंग उड़ा रहा था। अभी उसने किसी बिजनेसमैन को पकड़ लिया था जो कि साउ सिचिन का वफादार था। वो उसका गला पतंग की डोर से काट कर कहता है कि हेलियन ने मेरे 10 लोगों को मारा तो मैंने उसके 20 लोगों को मार दिया। उसके बाद ये ओपेरा एक्टर बनकर उसे मिलने के लिए चाहता है। यहाँ पर हेलियन को पता नहीं था कि लुआन सिटी का जो अंडरकवर डॉन बनकर बैठा है ये बंदा वही है। जब वो हेलियन को अपना चेहरा दिखाता है कि हेलियन उसे अपना भाई भाई कहते हुए उसके गले लग जाता है। युतंग एक अनाथ लड़का था। खाने के एक छोटे से टुकड़े के लिए भी उसे छोटे बच्चों से फाइट करनी पड़ती थी। एक दिन हेलियन ने जब युतंग को देखा तो उसे उस पर दया आ गई एंड कहा कि तुम ये कच्चा खाना मत खाओ, तुम ये मेरा वाला ले लो। युतंग की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसे इतनी ज्यादा प्यार से बात की हो। फिर वो चोरी चुपके हेलियन का पीछा करने लगता है। हेलियन जब ये बात नोटिस करता है कि वो कहता है कि बड़े भैया मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाइए। तभी से ही ये दोनों एक दूसरे के भाई बन गए। आज इन दोनों का 5 सालों के बाद वापस से रीयूनियन हो रहा था, मगर इस बार एक पुलिस वाला बन गया था तो दूसरा क्रिमिनल। वैसे ये बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों की तरह नहीं लगता। आगे हेलियन उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है कि पहले तो हम एक दूसरे का झूठा खाना भी खा लेते थे, तो चलो बैठकर ड्रिंक करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वो कहता है कि आतंक मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था, पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे, मगर अभी मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है कि तुम इतने बड़े एक्टर बन गए। कि वो कहता है कि और तुम यहाँ के जनरल बन गए, अब तो पूरा लुआन सिटी तुम्हारे अंडर आता है। वो बार बार उसे जनरल कह के बुला रहा था कि हेलियन कहता है कि तुम मुझे पहले की ही तरह आसेंग कह के बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर युतंग उसे बताता है कि हमारे इस लुशंग बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन भी बांटी जाती है। मुझे पता लगा है कि मोलिन उसे किसी चर्च में रखा गया है। ये खबर सुनकर हेलियन अगले ही दिन वहाँ पर पहुँच जाता है मोलिन को बचाने के लिए। कि तभी ही वहाँ पर साउ सिचिन आकर कहता है कि ये यहाँ पर छुप कर बैठा था और हमें पता भी नहीं था। यानी कि साउ सिचिन यहाँ पर हेलियन के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। साउ सिचिन मोलिन को जैसे ही कस्टडी में लेता कि हेलियन मना करता है कि डैड आप इसकी चिंता ना करें, इसे मैं खुद से हैंडल कर लूँगा। अगले सीन में अनरान बाहर घूमने चली गई थी, जहाँ बाजार में इस कैंडी को देखकर वो सोचती है कि पहले उसे ये खाना काफ़ी पसंद था और हेलियन हमेशा ही उसके लिए ये लाता था। जब भी वो उसे ये पूछती कि क्या तुम्हें भी चाहिए, कि वो शर्मा कर मना कर देता था। अभी वो इस मिनी बस में घूमते घूमते सो गई थी कि उस पर हमला हो जाता है, मगर उसी वक्त
हेलियन आकर उसे बचाता है। उसने उस हमलावर को तो मार दिया था, मगर इस चक्कर में उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। अनरन को सोता देखकर वो उसे उठाता नहीं, चुपचाप उसके बाजू में बैठ जाता है एंड याद करता है कि एक बार उसने कहा था कि जब भी उसे अपनी माँ की याद आती है तो वो इसी तरह से मिनी बस में घूमती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो सके। तभी अचानक से वो उठ जाती है। वो उसे देखकर जा रही थी कि वो कहता है कि यहीं पर ही बैठी रहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला। वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। आखिर में तुमने मेरे फादर को अरेस्ट करके जो रखा है। इतना कहकर वो बस से नीचे उतर जाती है, जहाँ रास्ते में एक छोटी लड़की फूल बेच रही थी कि अनरन उससे पूछती है कि काफ़ी रात हो गई, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना। वो कहती है कि अगर मैं इन फूलों को बिना बेचे ही घर चली गई तो मेरे फादर नाराज़ होंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे। ये सुनकर अनरन उसकी मदद करना चाहती थी। उससे पहले ही हेलियन उसे ढेर सारे पैसे देकर वो सारे फूल खरीद लेता है। अगले सीन में वो अपनी गैलरी में चली गई थी, जहाँ पर वो जल्दी जल्दी हेलियन की सारी पेंटिंग्स छुपाने लगती है जो कि उसने पहले बनाई थी। वैसे ये जगह अनरन का वर्क प्लेस है। वो कहती है कि मुझे पेंटिंग बनाने में काफ़ी देर लगेगी, अगर तुम चाहो तो घर वापस जा सकते हो। वो कहता है कि क्या तुम मेरी एक तस्वीर बनाओगी। कि वो कहती है कि हाँ, पर बदले में तुम मुझे मेरे फादर से एक बार मिलने दोगे। वो कहता है कि ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ पर चुपचाप बैठ गया था। ये देखकर वो कहती है कि तुम तो मुंह फुलाकर बैठे हो, मैं तुम्हें अपने तरीके से ड्रॉ करना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरे भाई ही सिंह की तरह। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं रहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, आगे से तुम मुझे भाई कह के मत बुलाना। फिर अनरन ने अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर दी थी, मगर तभी ही वो देखती है कि ये तो बेहोश हो गया। जब वो उसके पास जाकर देखती है कि उसके पेट में तो चोट लगी थी और उसमें जहर लगा था। वो जल्दी जल्दी से उसके घाव को क्लीन कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर बॉडीगार्ड ली आकर बताता है कि मिनी बस में आप पर हमला हो गया था और हेलियन ने आकर आपको बचाया, तो ये चोट उसी दौरान लगी है। वो कहती है कि इसकी बॉडी में जहर फैल रहा है, जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाओ। वैसे ये हमला कराने वाला युतंग था। उसने सारे मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया था ताकि अगर डॉक्टर मिल भी जाए फिर भी दवाई का कोई इंतजाम ना हो सके। युतंग का यहाँ पर यह प्लान था कि जब उसकी हालत और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी तब वो उसके पास इस दवाई को लेकर जाएगा और उसे बचाएगा। ऐसा करके युतंग हेलियन की नज़रों में ऊपर आना चाहता था। यहाँ पर चू इंग्लैंड से वापस आ गया था। वो एक डॉक्टर था। हेलियन की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से उसकी मदद कर देता है। चू जैसे ही अनरन से कुछ बातें करने चाहता कि ये उठकर अनरन को अपनी तरफ खींच लेता है। चू ये देखकर कहता है कि ही सिंह, अब तो तुम जनरल बन गए हो, मगर फिर भी नहीं बदले, अभी भी तुम्हारे अंदर उतना ही गुस्सा है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि गुस्सा करना कम कर दो, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये सुनकर तो हेलियन को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे छलाने के लिए कहता है कि मैंने अनरन से शादी कर ली है। जो कहता है कि फिर तो तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। कि वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ, कल मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलने आऊंगी। कि हेलियन कहता है कि उसके घर मत जाना। चू कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। मैं इंग्लैंड से महंगी वाइन लाया हूँ जो कि मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ, तो कल मैं उसको भी लेकर आ जाऊंगा। कि हेलियन उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर चू वहाँ से चला गया था। वहीं युतंग अभी काफी गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसका बना बनाया प्लान फेल हो गया था। अगली सुबह हेलियन जब उठता है कि वो उसके लिए अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। वो कहती है कि जब भी तुम बीमार होते हो तब तुम्हें कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा कि मैं यही बना दूं क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट है, मगर माफ़ करना मुझसे ये थोड़े सॉल्टी बन गए हैं। हेलियन कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं बीमार हूँ तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। जब वो ये कर रही थी
कि हेलियन को अपने पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पर पहले वो हमेशा ही उसे इसी तरह से खिलाती थी। अभी वो कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलने दे रहा हूँ। आगे वो जेल में मोलिन से मिलने चाहती है कि वो बताते हैं कि किसी ने मुझे पकड़ कर रखा था, वो बंदा मुझे काफ़ी टॉर्चर कर रहा था। यह तो अच्छा है कि हीजिंग ने मुझे बचा लिया। तुम अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लियांग नाम के बंदे को ढूंढकर उसे कन्फेस कराओ ताकि मैं जेल से आज़ाद हो सकूं। मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन था। मैंने आज तक अपने धंधे में कोई गलती नहीं की और ना ही किसी का 1 रुपया गलत तरीके से खाया है। शायद उस दिन हीजिंग को मैंने जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए भगवान अभी मुझे सजा दे रहे हैं। वैसे शादी के बाद क्या वो तुम्हें मारता है? वो कहती है कि नहीं, हीजिंग तो मेरा अच्छे से ध्यान रखता है, मगर उसने बताया था कि उसे हमारी जायदाद और सोने की खदान चाहिए। वैसे फादर, हीजिंग बता रहा था कि आप ही ने ही उसकी माँ को मारा, तो क्या ये बात सच है? फादर कहते हैं कि वो औरत बुरे काम कर रही थी एंड वो जब पकड़ी गई तो गिल्टी होकर उसने अपनी ही जान ले ली। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। अगले सीन में यूतांग अपने शो की प्रैक्टिस कर रहा था कि वहाँ पर हेलियन आकर चुपचाप उसका डांस देखने लगता है। जब यूतांग का ध्यान उसकी तरफ जाता है कि हेलियन कहता है कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ। यूतांग डांस करते हुए और भी ज्यादा अदाएं दिखा रहा था ताकि वो हेलियन को इम्प्रेस कर सके। और यहाँ पर हमें कंफर्म होता है कि यूतांग एक गे है। वहीं जाओ सिचिन वो हेलियन के घर आ गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात अनरान से होती है। हेलियन जब यूतांग से मिलने के बाद देर रात तक घर वापस आता है कि वहाँ पर अनरान जख्मी हालत में पड़ी थी। ली उसे बताता है कि आपके फादर आपसे मिलने यहाँ पर आए थे, लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने अनरान से कहा कि वो आपको डिवोर्स दे दे, पर अनरान ने कहा कि जब तक हेलियन सामने से डिवोर्स की बात नहीं करेगा तब तक वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। बस आपके फादर को यही बात बुरी लग गई और उसने मैडम को बहुत ही ज्यादा मारा। ये सुनकर हेलियन जाओ सिचिन के पास जाकर उसे कहता है कि भले ही तुम मेरे फादर हो, पर मेरी वाइफ को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आगे से तुमने उसे जरा से भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। जब वो वहाँ से चला जाता है कि जाओ सिचिन कहता है कि लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है, इसके तो पर काटने होंगे। जब वो घर वापस आता है कि देखता है कि ये खुद से ही दवाई लगा रही है, ये देखकर वो उसकी दवाई लगाने में मदद कर दे रहा था। वो देखता है कि इसे काफ़ी दर्द हो रहा है, मगर फिर भी ये चिल्ला नहीं रही। वो उसे माफ़ी मांगता है कि वो कहती है कि क्या तुम्हारे फादर तुम्हें भी इसी तरह से मारते हैं? कि वो कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे अपने फ़ायदे के लिए अडॉप्ट किया। वो बुढ़ा हमेशा ही देशभक्ति की बातें करता है, मगर अंदर ही अंदर में वो 1 नंबर का लालची कमीना और करप्टी है। वो मेरे जरिए और भी ज़्यादा अमीर बनने के ख्वाब देख रहा था, पर अभी मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, इसलिए वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अभी मैं गवर्नमेंट में हायर पोजीशन के लिए लड़ रहा हूँ ताकि आगे चलकर वो मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। आगे वो अपना काम करते हुए अनरान का भी ध्यान रख रहा था कि वहाँ पर ली आकर लियांग नाम के बंदे के बारे में उसे बताने लगता है कि उसका कहीं ना कहीं लिंक मोलिन से जुड़ा हुआ है। शायद मोलिन ने लियांग को नाराज कर दिया होगा, इसीलिए लियांग ने मोलिन को झूठे केस में फंसा दिया। जब मैं और भी ज्यादा गहराई में गया तो मुझे पता लगा कि ये लियांग नाम का बंदा तो पहले ही मारा जा चुका है। अगली सुबह वो अनरान को लियांग के बारे में सब कुछ बता रहा था। वो कहता है कि मैं मोलिन को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर अभी मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। ये सुनकर अनरान थोड़ा खुश हो गई थी कि तभी ही वहाँ पर यूतांग आता है। वो इन दोनों को लवी डवी एक्ट करता देख थोड़ा जेलस हो गया था। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए हेलियन के पास जाता है कि हेलियन अनरान और यूतांग दोनों को ही एक दूसरे से मिलवाता है। यूतांग जब देखता है कि ये अनरान को छोड़कर मुझे अच्छे से ट्रीट करने लगा कि ये वापस से खुश हो गया था। अगले सीन में हेलियन ड्रंक हो गया था। वो कहता है कि आतंग
5 साल पहले हम खाने के छोटे से टुकड़े के लिए इधर उधर भटक रहे थे, पर आज तो देखो हमारे पास सब कुछ है। मैं इस सिटी का जनरल हूँ और तुम इतने बड़े एक्टर बन गए। अब हमारे स्ट्रगल के दिन खत्म हुए। कि वो कहता है कि पहले हम कितने सीधे साधे थे, कितनी सिंपल लाइफ जीते थे। बड़े होने के बाद जिंदगी जीना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। काश मैं अपने पुराने वक्त में वापस जा पाता। अगले दिन जो अनरन से मिलने आया था वो ब्रिटेन के किसी बड़े डिजाइनर का नेकलेस उसे गिफ्ट में देता है और उसकी फेवरेट बुक भी। हेलियन सोचता है कि ये तो यहाँ पर फिर से उसे पटाने आ गया। वो नीचे जाकर उसके दिए गिफ्ट को फेंक कर कहता है कि मेरी वाइफ को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो जू के सामने ही उसे किस करने लगता है ताकि वो उसे बता सके कि अब ये मेरी हो चुकी है, यहाँ पर तुम्हारा कोई चांस नहीं लगने वाला। जू के जाने के बाद अनरन उस पर गुस्सा कर रही थी कि जू के सामने तुम इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी उस जू की परवाह है। वो उसे छलाने के लिए किसी वैन नाम की लड़की को बुलाता है क्योंकि साउ सिचिन ने इस लड़की के साथ हेलियन का रिश्ता तय किया था। वो अनरन को जेलस फील कराने के लिए वैन के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहा था, लेकिन अनरन चलने की जगह पर कहती है कि अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये सोचता है कि आखिर में तुम किसी और लड़की के पास मुझे कैसे भेज सकती हो। क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। अभी वो अनरन के साथ इतना गलत करने के बाद थोड़ा पछता रहा था कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लड़की कहती है कि देखो मुझे अरेंज मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ, तो मैं घर जाकर बता दूंगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अगले सीन में वो अनरन के लिए एक बुक गिफ्ट में लाया था। वो कहता है कि आगे से चूंकि दी हुई बुक को रीड मत करना, तुम इसे रीड करना। लेकिन वो देखता है कि ये तो सो चुकी है, इसलिए वो फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अनरन उठकर उसके दिए हुए इस नेकलेस को देखकर सोचती है कि मुझे उस दिन इस नेकलेस को फेंकना नहीं चाहिए था, मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। इतना कहकर वो इस बुक को टाइटली हक करके वापस से सो जाती है। अगले दिन अनरन का जन्मदिन था तो उसने चू को अपनी पेंटिंग बेचने के लिए बुलाया था, मगर चू की जगह पर वहाँ पर यह पहले आ जाता है। हेलियन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये अपने जन्मदिन पर चू से मिलना चाहती थी, यानी कि ये अभी भी उसे पसंद करती है। वो उसे पकड़कर किस करने लगता है कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम किसी दूसरे लड़के के बारे में नहीं सोचोगी। तभी ही वहाँ पर चू आता है जो कि अनरन को बर्थडे विश करने ही आया था। कि वो कहता है कि इसे कहो कि यहाँ से चला जाए वरना हम दोनों की आवाज़ उसे सुननी पड़ेगी। ये सुनकर वो उसे यहाँ से भगा देती है। उसके बाद ये वापस से उसे किस करने लगा था। वहीं हेलियन ने यूतांग को रहने के लिए घर दिया था। वो कहता है कि हेलियन तुम्हारी वजह से मैंने अपना पैर खोया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे दिए इस घर से खुश हो जाऊंगा। अगले सीन में हेलियन को एक गवाह मिल गया था जिससे साबित हो जाता है कि मोलिन ने कोई गुनाह नहीं किया। लियांग ने झूठे सबूत दिखाकर उसे फंसाया था। वैसे लियांग को यूतांग ने शुरुआत में ही पतंग की डोर की मदद से मार दिया था। आगे हेलियन मोलिन से पूछताछ करने गया था कि वो बताते हैं कि हीसेंग देखो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हारी माँ किसी के लिए सोने की खदान का नक्शा ढूंढ रही थी और इसी चक्कर में वो मारी गई। भले ही मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता हो मगर आज तक मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया। जब मुझे पता लगा कि तुम अनरन से प्यार करते हो तो मुझे डर लग गया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई बहन ने शादी कर ली, भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें मारा। हेलियन उसकी सारी बातों को सुनकर उसे रिहा कर देता है। आज अनरन का जन्मदिन था कि वो और चू मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज फिर से तेज तूफान के साथ बारिश गिर रही थी, पर हेलियन के सिर में दर्द नहीं होता क्योंकि अब उसके सारे पास ट्रॉमा हील हो चुके थे। अभी वो अनरन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहा था। वो प्रैक्टिस करता है कि मुझे उसे ये फ्लावर कैसे देने चाहिए, क्या उसे ये सब कुछ पसंद आएगा, मुझे उसे किस तरह की बातें करनी चाहिए एक्सेट्रा। अभी वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा था
कि कोई आकर बताता है कि आनरान पहले ही चू और मोलिन के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर चुकी है। ये सुनकर वो थोड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन हेलियन यूतांग के पास ढेर सारे गिफ्ट लेकर गया था। जब वो उसे नए ब्रांडेड जूते देता है कि उसे देखकर यूतांग को याद आता है कि पहले उसके फटे पुराने जूते देख हेलियन ने तुरंत ही अपने जूते निकालकर उसे पहना दिए थे। ये सब कुछ याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो गया था कि तभी ही अचानक से हेलियन उसे वो नए जूते पहनाने के लिए फोर्स करता है, मगर वो मना करता है कि तुम ये मत करो, मैं खुद से ये जूते पहन लूँगा। तभी ही हेलियन देखता है कि यूतांग का एक पैर तो गायब है। वो कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। यूतांग सोचता है कि मैंने अपना ये पैर तुम्हारी वजह से खोया और तुम ये पूछ रहे हो कि ये किसने किया। वो कहता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। हेलियन रोते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो गया और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि तुम ये सब पहले जानकर क्या कर लेते। देखो, मुझे तुम्हारे मुंह से कोई भी दया भरी बातें नहीं सुननी और मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम इसके बारे में बात करो। अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हेलियन के जाने के बाद वो रोंगिन से कहता है कि मोलिन जेल से आज़ाद हो गया है, तो जाओ सचिन चुप तो नहीं बैठने वाला। वो सोने की खदान का नक्शा चुराने के लिए कुछ तो करेगा। जाकर कोई कैओस क्रिएट कर दो ताकि इन बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ सके। अगले सीन में लुआन सिटी में कुछ रेफ्यूजी आ गए थे। जब सरहद पर युद्ध होता है तो वहाँ के इलाके में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए कैपिटल आते हैं, तो उन्हीं लोगों को रेफ्यूजी कहा जाता है। अभी इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। चू वैन और ये दोनों लोगों की मदद करने यहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वैन आनरान से कहती है कि वो चू से एब्रॉड में ही मिली थी और उसे चू से वहीं पर ही प्यार हो गया था और अभी वो चू के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी है। आनरान उसके लिए खुश होती है एंड पूछती है कि क्या चू को ये बात पता है। वो कहती है कि नहीं, पर मैं जल्दी ही बता दूंगी। दूसरी तरफ चू हेलियन से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था कि वो कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम आनरान को पसंद करते हो, पर अब तो उसकी शादी मुझसे हो गई है, इसलिए तुम गिव अप कर दो। चू कहता है कि मैं ये नहीं कहने वाला था। उस दिन मोलिन तुम्हें जब मार रहा था तब आनरान मुझसे शादी करने के लिए इसीलिए मानी ताकि मोलिन तुम्हें जाने दे। जब तुम लुआन सिटी छोड़कर चले गए तो उसने खुद से मुझसे शादी तोड़ ली एंड कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हीजेंग से ही प्यार करेगी। देखो, आनरान जैसी लड़की हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे टॉर्चर करना बंद करो और उसके प्यार को चेरिश करो। चूँकि ये बात सुनकर आगे से वो आनरान को अच्छे से ट्रीट करने लगता है। अभी उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि हमेशा ही उसने आनरान और चू को लेकर शक किया, आनरान की बात नहीं सुनी। आगे जब मोलिन उसे सोने की खदान का नक्शा देता है कि वो उसे हेलियन को देते हुए कहती है कि तुम्हें ये कब से चाहिए था ना। हेलियन कहता है कि ये ही फैमिली की अमानत है, इसको तुम्हारे पापा ने ढूंढ निकाला था, तो तुम ही इसे अपने पास रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। जाओ जिचिन को जब इसके बारे में पता लगता है कि उसे हेलियन पर काफी गुस्सा आता है कि सोने की खदान का नक्शा बिना किसी मेहनत के उसे मिल रहा था, तो उसे चुपचाप इसे ले लेना चाहिए था। लेकिन इस हेलियन को तो अपनी फेवरेट औरत के सामने कूल हीरो बनना था, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे जाओ जिचिन के कहने पर कुछ डाकुओं ने हेलियन पर हमला कर दिया था। वो लोग आनरान को हॉस्टेज बनाकर हेलियन को डरा रहे थे एंड फिर उसे बहुत ही ज्यादा मारते भी है। लेकिन हेलियन जल्दी से आनरान को उनकी चंगुलों से छुड़ाकर कहता है कि बाहर ली खड़ा है, तुम उसके पास चली जाओ। जैसे ही वो बाहर निकलती कि उस जगह पर बड़ा सा धमाका होता है। ये देखकर आनरान वापस आती है। वहाँ पर सारे डाकू मर चुके थे। वो हेलियन की यूनिफॉर्म जैसा कुछ देखकर उसके पास बैठकर रोने लगती है कि सामने
सामने से हेलियन उसे आवाज देता है जो कि जिंदा था। वो उसके पास आकर कहती है कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें एक बार खोया था, उसका पछतावा मुझे आज तक है। अगर आज मैं दोबारा तुम्हें खोती तो उसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहता। वो कहता है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़कर आखिर में कैसे जा सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा हंसने लगी थी। उसके बाद हमें इन दोनों का एक पैशनेट किस दिखाया जाता है। आगे लुआन सिटी में इस इंसिडेंट को लेकर बात हो रही थी कि उनके जनरल ने आज फिर से डाकुओं को ख़त्म किया और लुआन सिटी में शांति लाई। वो तो इस सिटी के हीरो है। सभी लोग अभी उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि यूतांग को गुस्सा आ जाता है कि उस हेलियन ने मेरे साथ काफ़ी गलत किया है। मैं चाहता हूँ कि वो घुटनों के बल गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। वहीं ये दोनों अभी आनरान के स्टूडियो में थे, जहाँ हेलियन को फाइनली पता लग जाता है कि आनरान पिछले 5 सालों से उसी की ही पेंटिंग बना रही थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी मिस कर रही थी। ये चीज़ उसे काफ़ी खुश कर देती है। आगे वो दोनों बाहर घूमने चले गए थे, जहाँ पर हमें इनके काफ़ी सारे रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मोस्ट ऑफ तो किसिंग सीन ही थे। यूतांग को जब उन दोनों के रोमांस के बारे में पता लगता है कि उसे काफ़ी दुख होता है। अगले दिन मोलिन आनरान को अपनी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी देते हुए कहता है कि मैंने ये सारी तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे उस हीजेंग का कोई भरोसा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है। अगर फ्यूचर में उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम इस संपत्ति के जरिए अपना गुजारा चला सकती हो। वो तो रोने लगी थी कि फादर आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। वो कहते हैं कि देखो तुम इसके बारे में हीजेंग को कुछ भी मत बताना, ये मेरी सीक्रेट प्रॉपर्टी है। आगे मोलिन किसी अंगूठी का पैटर्न काफ़ी ध्यान से देख रहा था, क्योंकि जब हेलियन की माँ मरी थी तब उसकी बॉडी पर ऐसा ही एक अंगूठी का निशान था। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मोलिन को आखिर में पता लग ही जाता है कि हेलियन की माँ ने कोई खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि जाओ सिचिन ने उसे मार दिया था। वो जैसे ही हेलियन को ये बात बताने जा पाते कि हम देखते हैं कि यूतांग की वो बॉडीगार्ड रोंगिन वो दूर से ही उस पर नजर रखे हुए थी एंड वो उसे मार देती है। उसी रात हेलियन पर भी कोई आकर हमला कर देता है, जिससे वो मरते मरते बचा था। अगली सुबह आनरान को खबर मिलती है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे और हेलियन ने ही उसे मारा है। तभी ही आनरान को उसकी लाश के पास से हेलियन की यूनिफॉर्म का बटन मिलता है। ये नौकर जो कि यूतांग के लिए काम कर रहा था, वो कहता है कि जब मैं आपके फादर को खाना देने जा रहा था कि मैंने देखा कि किस तरह से हेलियन वहाँ पर आया और आपके फादर को मारकर चला गया। वो नौकर काफ़ी डर रहा था, जिसे देखकर आनरान को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। वहीं हेलियन सब बातों से अनजान यूतांग के ही घर में मदद मांगने जाता है। यूतांग ने ही मोलिन को मारा और वो सारे झूठे गवाह और सबूत पेश किए ताकि आनरान को लगे कि हेलियन ने उसे मारा है और वो उसे नफरत करने लगे। ऐसा करके यूतांग उन दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहता था ताकि हेलियन आनरान को छोड़कर उसके पास आ जाए। अगले दिन जब हेलियन को होश आता है कि वो जल्दी से इस फ्यूनरल में पहुंचता है कि वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुमने मेरे फादर को मारा। वो कहता है कि अगर मुझे मोलिन को मारना होता तो मैं उसे कब का जेल में मार चुका होता, ये मैंने नहीं किया। लेकिन आनरान को तो उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि 5 साल पहले मेरे फादर ने जो तुम्हें मारा था, शायद इसी बात का बदला अभी तुमने लिया होगा। अब से मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम मेरे सामने कभी भी मत आना। सभी के जाने के बाद यूतांग अपनी बातों से हेलियन को जताने लगता है कि जिस लड़की से तुमने इतना प्यार किया वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई। अभी तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो इंसान मैं हूँ जिसने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। हेलियन पर जो उस दिन हमला हुआ था उससे वो अभी तक हील नहीं हुआ था। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। वहीं पर आनरान को पता लगता है कि उस नौकर ने तो झूठी गवाही दी थी हेलियन को फंसाने के लिए, उसने उसके फादर को नहीं मारा। वहीं हेलियन ठीक हो जाने के तुरंत बाद ही पता लगा रहा था कि आखिर में मोलिन का खून किसने किया। वो आनरान को साबित करना चाहता था
कि ये काम उसका नहीं है कि तभी ही वहाँ पर आनरान आ जाती है। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता उससे पहले ही आनरान कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो खून तुमने नहीं किया है। यहाँ पर इन दोनों का फिर से पैचअप हो गया था। फिर वो उसे कहती है कि मेरे फादर मरने से पहले इस रिंग के पैटर्न को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। मुझे लगता है कि वो इसके जरिए हमें पक्का कोई मैसेज देना चाहते थे। हेलियन समझ गया था कि ये रिंग किसकी है। वो कहता है कि मैं उस कातिल को ढूंढकर पक्का उसे मौत की सजा दूंगा। युतांग भी गुस्सा कर रहा था कि हेलियन और आनरान उन दोनों को मैं कितना भी अलग करने की कोशिश करूं, मगर वो दोनों हर बार मिल जाते हैं। हेलियन आखिर में कब मेरी कीमत समझेगा। वो याद करता है कि जाओ सिचिन कुछ दिनों पहले उसके पास आकर कह रहा था कि मुझे हेलियन के पास से सोने की खदान चाहिए और तुम्हें हेलियन से पर्सनल दुश्मनी है, तो चलो हम दोनों मिलकर काम करते हैं। युतांग इसके लिए मान जाता है कि वो कहता है कि वैसे तुम पहले की ही तरह अभी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी स्मेल वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर वो युतांग को थोड़ा छेड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद युतांग अपना शरीर खिंच खिंच कर नहा रहा था, क्योंकि 5 साल पहले हेलियन की माँ के मरने के बाद जाओ सिचिन ने इसे पकड़कर इसके साथ ज़बरदस्ती की थी एंड फिर अपनी अंगूठी का ये निशान उस पर लगाते हुए कहा था कि युतांग अब तुम मेरे हो चुके हो, देखो मैंने तुम्हारी बॉडी पर अपना ये थप्पा भी लगा दिया है। अभी वो कह रहा था कि हेलियन ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना ये पैर खोया और तुम्हारी ही वजह से जाओ सिचिन ने मुझे पकड़ लिया एंड फिर जबरदस्ती मेरे साथ रात गुजारी। तुम्हें इन सभी की माफी मुझसे मांगनी ही होगी। अगले दिन हेलियन अपनी माँ के केस को वापस से रीओपन करके ऑटोप्सी रिपोर्ट देख रहा था। उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि जाओ सिचिन ने ही मेरी माँ को मारा एंड उसके बाद मेरा एडॉप्टिव फादर बनने का नाटक कर रहा था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेलियन की माँ ने जब उसे सोने की खदान का नक्शा देने से मना किया तो इसने गुस्से में आकर उसे मार दिया। आगे हेलियन जाओ सिचिन को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर पहुंच गया था। उसके एक्सप्रेशन को देखकर जाओ सिचिन समझ गया था कि लगता है कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया है। फिर वो खुद से ही सारी बातें उगल रहा था कि पहले मैंने तुम्हारी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि वो मोलिन के पास से सोने की खदान का नक्शा ले सके, मगर वो साली औरत ऐन मौके पर मुकर गई और उसने मुझे नक्शा देने से मना किया तो मैंने गुस्से में ही उसे मार दिया। उसके बाद मैंने उसी के ही बेटे यानी कि तुम्हें अडॉप्ट करके तुम्हें इस सिटी का जनरल बनाया। तुम ये बात कभी भूलना मत कि तुम इतनी ऊंचाई पर मेरी वजह से आए हो। ये सुनकर हेलियन को उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ये युतांग के बारे में उसे बताता है कि लुआन सिटी में जितने भी काले धंधे होते हैं, जितने भी डाकू है, उन सभी का लीडर तो तुम्हारा अपना भाई युतांग है। हेलियन अभी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो पहले जाओ सिचिन के लोगों को मारता है एंड उसके बाद उसका भी खेल खत्म कर देता है। वहीं आनरान को हेलियन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे फादर और अपनी माँ की मौत का बदला लेने जा रहा हूँ, शायद मैं इसको करने में वापस ना आ सकूँ। तुम ये बात कभी भी भूलना मत कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जाने से पहले मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसे पढ़कर वो जल्दी से जाओ सिचिन के घर की तरफ भागती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो वो मर चुका होगा, लेकिन वो जिंदा था। अभी पुलिस लुआन सिटी के चीफ कमांडर को मारने के जुर्म में उसे अरेस्ट करके ले जा रही थी। वहाँ पर युतांग भी आया था। वो कहता है कि हेलियन की बर्बादी देखकर मुझे तो खुश होना चाहिए, फिर मैं रो क्यों रहा हूँ। पर जब वो जाओ सिचिन की लाश को देखता है कि वो वापस से खुश हो गया था। वो कहता है कि इस जैसा दरिंदा मरना ही डिजर्व करता है। अगले दिन वो अपने सारे गहने इकट्ठा करके उसे बेचकर हेलियन की बेल कराना चाहती थी कि तभी ही वहाँ पर युतांग आता है। वो उसे कहती है कि चलो मिलकर तुम्हारे भाई को बचाते हैं कि ये उसे अपना असली रंग दिखाने लगता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हेलियन जेल में सड़कर मर जाए। वो आनरान को मारने की कोशिश करता है मगर उसे ये नहीं हो पाता
क्योंकि आनरान हेलियन की वाइफ थी और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। फिर वो कहता है कि अगर हेलियन ने देखा कि मैंने तुमसे शादी कर ली तो वो पक्का अंदर से टूट जाएगा और मैं उसे ऐसे ही देखना चाहता हूँ। वो अपनी और आनरान की शादी के बारे में पूरे लुआन सिटी में खबर फैला देता है। जब जू को इसके बारे में पता लगता कि वो हेलियन को जेल से छुड़ा देता है, वो भागकर सीधा शादी के मंडप में आता है। यूतांग कहता है कि मैं जानता था कि तुम पक्का यहाँ पर आओगे। वैसे यूतांग आनरान से कोई शादी नहीं करने वाला था, वो बस इतना चाहता था कि उसके साथ जो भी गलत हुआ उसके बारे में हेलियन को पता लगे। वो कहता है कि जब साउ सिचिन तुम्हारी माँ को मार रहा था तब मैंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया था। मैं तुम्हें ये बात बताने आ ही रहा था कि मैंने देखा कि तुम तो अपनी महबूबा को नेकलेस गिफ्ट में देते हुए उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें आवाज़ दे पाता कि ही फैमिली के कुछ सर्वेंट ने मुझे कोई भिखारी समझकर इतना ज़्यादा मारा कि मेरा पैर टूट गया। उसी रात जाओ सिचिन के लोग मुझे वहाँ से उठाकर उसके पास ले गए। मैं उसे बचकर भागना चाहता था, मगर मेरे टूटे हुए पैर का फ़ायदा उठाकर जाओ सिचिन ने मेरे साथ गलत कर दिया। तुम जानते हो कि मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैं तुम्हें जानता था। उस इंसिडेंट के बाद इन 5 सालों में मैं कभी भी ठीक से सो नहीं पाया, मगर तुम्हें तो देखो, तुम तो यहाँ के जनरल बन गए। तुम जिस लड़की से प्यार करते थे वो भी तुम्हें मिल गई। मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने काफ़ी बार आनरान को तुमसे अलग करने की कोशिश की, मगर हर बार मैं फेल हो गया। हेलियन कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा गलत हो गया। वो घुटनों के बल बैठकर उसे माफ़ी मांगता है एंड फिर कहता है कि आतंग, अगर तुम इस गलती की वजह से मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। यूतांग कहता है कि इन 5 सालों में मैंने 300 जितने लोगों को मारा, मगर मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता और ना ही आनरान को। फिर वो कहता है कि वैसे मैंने आनरान के फादर मोलिन को मार दिया था एंड जो उस दिन तुम पर हमला हुआ था वो भी मैंने ही कराया था। तभी ही वहाँ पर ली दूसरे पुलिस वालों के साथ आ जाता है। ये देखकर यूतांग हेलियन की तरफ निशाना करता है, हालांकि उसमें एक भी गोली नहीं थी। वो जानता था कि ऐसा करने पर ली पक्का उसे मार देगा एंड ऐसे ही होता है। ली ने हेलियन को बचाने के लिए यूतांग को मार दिया था। वो मरने से पहले कहता है कि मैं समय में वापस जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहा करते थे। उस वक्त भले ही हमारे पास खाना खाने को नहीं था, मगर एक दूसरे का साथ था। इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है और हेलियन बस रोता रह जाता है। अगले दिन साउ सिचिन के सारे गुनाहों को न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जनरल हेलियन ने उसे मारकर कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि इस दुनिया से एक मुजरिम को कम किया है। आगे हेलियन अपनी जनरल की यूनिफॉर्म पहनकर यूतांग की ग्रेव पर जाता है उसे मिलने के लिए, जहाँ पर वो कह रहा था कि अब से मैं तुमसे हर रोज़ मिलने आऊँगा, फिर चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूँ, मैं इस वादे को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। वो दोबारा उसे माफ़ी मांगता है एंड उसके लिए गिफ्ट में ये नए जूते भी लाया था। यूतांग से मिलने के बाद वो आनरान के पास गया था, जो कि अपने स्टूडियो में उसकी पेंटिंग बना रही थी। फिर वो इसी जगह पर उसे दोबारा शादी करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो? कि वो कहती है कि हाँ। रिंग पहनाने के बाद जैसे ही वो उसे किस करने चाहता कि वहाँ पर जू और वैन आ जाते हैं। इन दोनों की शादी हो चुकी थी और वैन की प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत चुके थे। उसके टमी को देखकर वो कहता है कि आनरान, हम तो रोज़ ही रात को मज़े करते हैं, फिर हमारा बच्चा अभी तक क्यों नहीं हुआ? कि वो कहती है कि ये तुमसे किसने कह दिया? ये सुनकर वो तो काफ़ी खुश हो जाता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ, और उसे खुश देखकर ये दोनों उस पर हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।